हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामचंद ट्यूटोरियल। आज मैं तुम लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रिगार्डिंग थ्योरी कराने वाला हूँ। थ्योरी आप लोगों को पता ही है, थ्योरी में फील आता है ना फील। हाँ, कितने को तो प्रैक्टिकल पसंद होता ही नहीं है अकाउंट्स का, तो लोग क्या सोचते हैं क्योंकि मैं थ्योरी कर लेता हूँ। तो ये थ्योरी उन लोगों के लिए जिन्हें प्रैक्टिकल उतना पसंद नहीं है। और याद रखना, जो बच्चे कि मेरा प्रीवियसली वीडियोस देख के आ रहे हैं, ठीक है, जो मेरे दोस्त प्रीवियसली वीडियो देख के आ रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें ना थ्योरी कुछ ज़्यादा समझ में आने वाला है। क्यों ज़्यादा समझ में आएगा? क्योंकि मैंने उन लोगों को प्रैक्टिकल कराया हुआ है और प्रैक्टिकल बताते वक्त मैंने कुछ बातें उन लोगों को अंडरस्टैंड कराया हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोग थ्योरी करेंगे किसके? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रिगार्डिंग, ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रिगार्डिंग आज हम लोग क्या करने वाले? थ्योरी करने वाले, जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। चलो किसी तरीके में स्टार्ट करता हूँ थ्योरी ऑफ पीएसआर, चेंज इन पीएसआर। सबसे पहले थ्योरी क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? मैंने तुम लोगों को बताया था ना, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप का फॉर्म का मतलब कि देखो, पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है। कैसा एग्रीमेंट होता है? प्रॉफिट शेयरिंग करने का क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है। कैसा एग्रीमेंट होता है? प्रॉफिट शेयरिंग करने का एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। अगर हम लोग पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर कोई भी चेंज करते हैं, मतलब अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ भी चीज हम लोग चेंज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ओल्ड एग्रीमेंट मेरा खत्म हो गया एंड नया एग्रीमेंट अब आएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। समझ में आया तुम लोगों को? ये मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है। कैसा एग्रीमेंट होता है? प्रॉफिट शेयरिंग करने का एग्रीमेंट होता है, ठीक है। अगर हम लोग पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ भी चेंज करते हैं, मतलब कुछ भी चेंज करते हैं या अल्टर करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ओल्ड एग्रीमेंट को खत्म कर रहे हैं, हम लोग न्यू एग्रीमेंट को ला रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। अब चलो इसका एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन फॉर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए बिजनेस। एनी चेंज इन, देखो पार्टनरशिप क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। कैसा एग्रीमेंट होता है? प्रॉफिट शेयरिंग करने का एग्रीमेंट होता है। एनी चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ब्रिंग्स टू एंड द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। मतलब अगर मान लो हम लोग एग्रीमेंट में कुछ भी चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट हो गया खत्म एंड न्यू एग्रीमेंट इज टर्म एज ए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। अब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म कब होता है? जब नया पार्टनर आएगा। सबसे पहले क्या होगा? मान लो कि एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, इन लोगों के बीच रेशियो 1:1:1। अब हम लोग मान लो इन लोगों ने क्या किया? 10 साल बिजनेस चलाया। मैंने पीएसआर में बताया था, अगर इन लोगों ने 10 साल बिजनेस चलाया, 10 साल बाद क्या हो रहा है? अब ये लोग सोच रहे कि ना, अब हम लोग के बीच रेशियो क्या होगा? 2:1:1 होगा। मतलब ओल्ड वाला रेशियो क्या होगा? अब हम लोग मानेंगे नहीं, हम लोग को न्यू रेशियो ये होगा, ठीक है। तो हम लोग का एग्रीमेंट में पहले ये लिखा हुआ था, अब एग्रीमेंट में क्या होगा? ये लिखा होगा ना। तो क्या होगा? हमको क्या करना पड़ेगा? फॉर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट कब होता है? जब पीएसआर चेंज होता है, जो हम लोग टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है। फिर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। मान लो कि कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो गया। क्या हो गया दोस्तों? मान लो कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो रहा है, जा रहा है, बिजनेस छोड़ के जा रहा है ना, तभी भी क्या होगा? फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगा। क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूट होगा। फिर मान लो कि नया पार्टनर बिजनेस में आ भी रहा है। नया पार्टनर क्या हो रहा है दोस्तों? बिजनेस में आ भी रहा है, तो फिर भी क्या होगा? फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगा। कैसे समझना? देखो, मान लो कि ए बी सी तीन पार्टनर है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि इन लोग डी को बिजनेस में एडमिट करेंगे, मतलब एडमिशन देंगे। तो ए बी सी के बीच रेशियो क्या होगा? 1:1:1 था। अब मान लो डी आने के बाद क्या होगा? इन लोगों को भी अपना रेशियो में से कुछ ना कुछ हिस्सा डी को देना पड़ेगा। मतलब कि पुराना वाला एग्रीमेंट क्या हो गया? खत्म, नया एग्रीमेंट आया। तो इसे हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। फिर रिटायरमेंट में क्या होगा? देखो, मान लो ए बी सी तीन पार्टनर है, 1:1:1 रेशियो है, ठीक है, 1:1:1। अब मान लो कि इसमें से कोई पार्टनर सी क्या हो गया? रिटायर हो गया। क्या हो गया? पार्टनर सी क्या हो गया दोस्तों? रिटायर हो गया। मतलब ए और बी के भी क्या होगा रेशियो? तो इसका वाला रेशियो क्यों लेगा? ए और बी ना, तो फिर भी क्या होगा? एग्रीमेंट चेंज होगा, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूट होगा। फिर मान लो कोई पार्टनर टपक गया। क्या हो गया? ठपक गया। फिर भी क्या होगा?
पार्टनरशिप में चेंजेस आएगा, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। अगर कंपनी बंद भी होगा तो भी रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। फिर एक लास्ट होता है एमलमेगेशन ऑफ द कंपनी, मतलब दो कंपनी साथ में आएगा तो फिर भी क्या होगा, पार्टनरशिप होगा, रिकॉन्स्टिट्यूट होने वाला है। तो ये रिकॉन्स्टिट्यूट है, ये हम लोग समझ ले कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और किन किन केसों में फॉर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो एग्जाम में 1 मार्क 2 मार्क के लिए एमसीक्यू पूछ सकता है, ठीक है, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, रिटायरमेंट होगा तो फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, एडमिशन होगा फिर फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, डेथ होगा फिर रिकॉन्स्टिट्यूट, डिसोल्यूशन होगा तो फिर फॉर्म क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ओल्ड एग्रीमेंट खत्म, नया एग्रीमेंट आएगा, याद रखना। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखो, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है देखो, द मीनिंग ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो इन अकाउंटिंग कैन बी explained as the proportion in which the existing partner surrendered their share of profit in favor of the newly admitted partner। मान लो कि ABC 3 पार्टनर है, होने के बीच 1:1:1 रेशियो है, समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को। मान लो कि नया पार्टनर डी बिजनेस में एडमिट हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों लोग, इसमें से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ हिस्सा डी को भी देना पड़ेगा। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, नया पार्टनर आने के कारण हम लोगों को क्या होगा, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कुछ हिस्सा दूसरा पार्टनर को देना पड़ रहा है। मतलब अपना प्रॉफिट रेशियो का कुछ हिस्सा को हम लोग को सेक्रीफाइस करना पड़ता है दूसरा पार्टनर के लिए। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर नया पार्टनर के लिए, ठीक है, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर नया पार्टनर के लिए क्या करते हैं दोस्तों, अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो। मतलब द मीनिंग ऑफ द सेक्रीफाइस रेशियो कैन बी रेशियो इन अकाउंटिंग कैन बी एक्सप्लेन एज द प्रोपोर्शन इन विच द एग्जिस्टिंग पार्टनर सरेंडर, मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर सरेंडर करता है, सरेंडर देता है किसे, देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ द न्यूली एडमिटेड पार्टनर, इसे हम लोग बोलते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड से न्यू को माइनस कर दो, सेक्रीफाइस। फिर देखो कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या बोलता है, गिव द सर्कमस्टेंसेस इन विच द सेक्रीफाइस रेशियो में बी अप्लाइड। मतलब सेक्रीफाइस रेशियो किस केस में अप्लाइड होता है, सिंपल सा बात है, जब पार्टनर एडमिशन होगा, जब नया पार्टनर आएगा तो ओल्ड पार्टनर को अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा न्यू पार्टनर को देना पड़ेगा, मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। और एट द टाइम ऑफ द चेंज इन पीएसआर इन द रिमेनिंग पार्टनर्स, और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या आएगा, चेंजेस आएगा तो फॉर्म क्या करना पड़ेगा, हमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे कि लेट्स सपोज एक्स वाई जेड, ये एक्स आने से ना क्या, एक्स आने से प्रॉब्लम है, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर, इन लोगों के बीच रेशियो क्या 1:1:1, इन लोगों के बीच 1:1:1 है रेशियो। लेट्स सपोज 10 साल इन्होंने बिजनेस चलाया, अब इन लोग फॉर्म कर रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूट, मतलब कि अब ये बोल क्या रहे पता है, एक्स वाई जेड के बीच रेशियो क्या होगा 2:2:1, मतलब रेशियो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, तो मतलब रेशियो क्या किया, मतलब ये क्या होगा तुम्हारा, एक्स ने क्या किया, जेड ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया ना अपना रेशियो, ठीक है, और ये एक्स और वाई ने क्या किया, गेन किया, मतलब जेड ने रेशियो सेक्रीफाइस किया और एक्स और वाई ने क्या किया, गेन किया, ठीक है। तो जब पीएसआर में चेंजेस होगा तो भी होगा, ठीक है। फिर गेनिंग रेशियो का मतलब, गेनिंग रेशियो का मतलब क्या होता है बच्चों, गेनिंग रेशियो तो सिंपल सा बात है, ए बी सी 3 पार्टनर है, ए बी सी 3 पार्टनर है। लेट्स सपोज ऐसा हुआ कि बी, इन लोगों के बीच रेशियो कितना 1:1:1। लेट्स सपोज क्या हो गया, बी रिटायर हो गया, बी क्या हो गया दोस्तों, रिटायर हो गया या बी का डेथ हो गया, तो इसका रेशियो क्या होगा, ए और बी को मिल जाएगा ना, तो ए और बी को इसका रेशियो मिलेगा, मतलब दोनों गेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, दोनों क्या कर रहे हैं, गेन, इन लोगों को बी का रेशियो मिल रहा है, मतलब इन लोग दोनों क्या हो रहा है, गेन, ठीक है। द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर गेन सम प्रोपोर्शन ऑफ द अनदर पार्टनर शेयर इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये याद रखना, ठीक है। फिर सर्कमस्टेंसेस, किन केस में गेन रेशियो अप्लाइड होता है, तो पहला होता मैंने बता ही दिया, जब पार्टनर रिटायर होगा, क्या होगा, जब पार्टनर रिटायर होगा तो गेनिंग रेशियो मिलेगा, और जब पार्टनर में क्या होगा, देखो जब क्या होगा तुम्हारा, एट द टाइम ऑफ द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका पहले मैंने बताया था ना कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे, एक्स ने अपना, जेड ने अपना रेशियो सेक्रीफाइस इसके लिए एक्स और वाई के लिए, तो एक्स और वाई को एडिशनल मिला ना, तो उन्होंने क्या किया, गेन किया, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है टॉपिक गुडविल का, गुडविल क्या है, तो सिंपल सा, गुडविल क्या है, गुडविल क्या है, क्या है गुडविल, तो सिंपल सा मतलब है, गुडविल का मतलब क्या है, गुडविल मीन्स गुड नेम, गुडविल का मतलब गुड नेम,
गुडविल मीन्स गुड नेम एंड और रेपुटेशन अर्न बाय ए फर्म या कंपनी थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी, ठीक है, टू इट्स ऑनर ऑफ इट्स ऑनर, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, गुडविल बोलते हैं। गुडविल का मतलब अच्छा नाम एंड रेपुटेशन अर्न बाय ए कंपनी, अर्न बाय ए कंपनी थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी, मतलब गुडविल का मतलब एक अच्छा नाम होता है, ठीक है, जो कंपनी कैसे कमाते हैं, मेहनत से, ऑनेस्टी से, हार्डवर्क से, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, गुडविल बोलते हैं। मतलब एक मान लो कि मेरा बिजनेस है, मैं अच्छा गुडविल कैसे बनाऊंगा, तो मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं ज्यादा ईमानदार होऊंगा, मैं अच्छा क्वालिटी का सामान बेचूंगा, तो मेरा ऑब्वियसली गुडविल ऊपर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ गुडविल। अब गुडविल का कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर क्या होता है समझ लो, ठीक है। पहला बात है गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट्स होता है। गुडविल को हम लोग बेच सकते हैं ना, गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं या नहीं करते, तो गुडविल क्या एक इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल कांट टच एंड सीन, गुडविल को हम लोग देख कर छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते। क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू और देख नहीं सकते। इट्स हेल्पिंग दी अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। गुडविल अगर अच्छा गुडविल हो तो प्रॉफिट ज्यादा हम लोग कमा पाएंगे, गुडविल कम तो प्रॉफिट कम, सिंपल सा बात। इट इज द वैल्यूएबल एसेट्स, एक ये क्या होता है, वैल्यूएबल एसेट्स होता है, ठीक है। इट कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस लाइक द फिजिकल एसेट। जैसे कि मान लो कि बिजनेस में मेरा एक मशीन था, तो मशीन को मान लो मशीन खराब हो गया, चाहे कुछ प्रॉब्लम दे रहा, तो मशीन को हम लोग बिजनेस से हटा देते हैं ना, फिजिकल एसेट्स को बाय बाय कर दे, बोलो बाय बाय टाटा। लेकिन गुडविल कैसा कर लोगे, क्या ऐसा गुडविल को करने नहीं पाओगे, क्योंकि गुडविल अगर हटा तो बिजनेस तो गयो भैया गयो, याद रखना, ठीक है। तो गुडविल बिजनेस से कभी भी सेपरेट नहीं हो सकता, लाइक फिजिकल एसेट जैसे सेपरेट होता है। इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ, देखो इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल बिकॉज इट्स वैल्यू कीप्स चेंजिंग ऑन फ्रॉम टाइम टू टाइम। हम लोग गुडविल का वैल्यू एग्जैक्ट लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि गुडविल टाइम टू टाइम क्या होगा दोस्तों, चेंज होते रहता है, याद रखना। अब देखो कौन कौन से फैक्टर गुडविल को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर गुडविल को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले फैक्टर अफेक्टिंग द गुडविल, तो पहले फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस, सबसे पहले तो इफेक्ट करने वाला है फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस। अगर मान लो मेरा बिजनेस एक ऐसा प्लेस में है, मेरा बिजनेस एक ऐसा प्लेस में है जो एकदम टाउन के बीच में आता है, मेरा मान लो एक दुकान है जो एकदम टाउन के बीच में आता है, कहाँ पे, एकदम मेन टाउन के बीच में आता है, जहाँ पे पब्लिक बहुत ज्यादा होते हैं, एंगेजमेंट, पब्लिक एंगेजमेंट बहुत ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली बात है सब लोग मेरे दुकान में आएंगे सामान खरीदने के, तो मेरे दुकान का गुडविल क्या होगा, ऑब्वियसली बात है अच्छा होगा। जहाँ पे बस मतलब कि मान लो कि वहाँ पे रेलवे, मान लो रेलवे प्लेटफॉर्म है, आसपास में एयरपोर्ट्स है, ठीक है, और आसपास में पब्लिक एंगेजमेंट बहुत ज्यादा है, और वहाँ पे मेरा दुकान, तो ऑब्वियसली बात है मेरा दुकान बहुत ज्यादा चलेगा। तो लोकेशन देखो, इफ द बिजनेस इज लोकेटेड एट कन्वीनियंट प्लेस इट विल अट्रैक्ट द मोर कस्टमर एंड देयरफॉर द गुडविल विल बी मोर, याद रखना। Efficiency of management, if the business is run by experienced and efficient management, then its profit will go on increasing, which result in the increase the value of goodwill। मान लो कि मेरा जो बिजनेस है वो मान लो कि मेरा एक बिजनेस है, तो मेरे बिजनेस में एक्सपीरियंस लोग काम कर रहे हैं, क्या करें, एक्सपीरियंस लोग, ठीक है, पढ़े लिखे लोग क्या करें, काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है मेरा जब एक्सपीरियंस लोग काम करेंगे, जिनके पास बढ़िया नॉलेज होगा, अच्छा नॉलेज होगा, तो लोग बिजनेस को मेरा ज्यादा ग्रो कर पाएंगे, जिससे कि मेरा गुडविल क्या होगा, इंक्रीज होगा। लॉन्गेटिविटी ऑफ बिजनेस, ठीक है, अगर मतलब मेरा बिजनेस बहुत पुराना है तो ऑब्वियसली बात है मेरा गुडविल ज्यादा है, मेरा बिजनेस पुराना नहीं है तो मेरा गुडविल उतना है ही नहीं, तो क्या लिखा, एन ओल्डर बिजनेस इज बेटर नोन इट्स कस्टमर देयरफॉर लाइकली टू बी हैव मोर गुडविल, याद रखना। बिजनेस जितना पुराना होता है गुडविल उतना ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। नेचर ऑफ गुड्स, अब देखो नेचर ऑफ गुड्स में गुडविल कैसे डिफाइन, देखो अगर मान लो कि मैं ऐसा गुड्स बेचता हूँ जो डे टू डे लाइफ में काम आता है, ठीक है, जैसे कि मेरा एक राशन दुकान है, ठीक है, मेरा एक राशन दुकान है, मैं राशन बेचता हूँ, ग्रोसरी शॉप, ठीक है, तो मैं ग्रोसरी बेच रहा हूँ, तो क्या होगा कि मेरा पब्लिक से एंगेजमेंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पब्लिक आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं मेरे दुकान से, तो ऑब्वियसली बात है जब गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे तो हमेशा क्या होगा, जान पहचान ज्यादा होगा, ठीक है, और कस्टमर का ट्रस्ट, अगर मैं अच्छा क्वालिटी का माल बेच रहा हूँ तो कस्टमर का ट्रस्ट भी मुझ पर बिल्डअप होगा, तो जिससे क्या होगा, मेरा गुडविल ज्यादा होगा। और मैं एक ऐसा गुड्स बेच रहा हूँ जिसमें जो सीजनेबल गुड्स है, क्या, जो सीजन में काम आता है, ठीक है, तो मैं ऐसा गुड्स बेचा जो सीजनेबल होता है, तो उसमें मेरा गुडविल क्या होता है, कम होगा। जैसे कि जब मेरा बारिश होगा तो मैं छाता बेचने निकल जाऊंगा, ठीक है, जब गर्मी होगा तो मैं आइसक्रीम बेचने निकल जाऊंगा, इससे गुडविल उतना बन नहीं पाएगा, ठीक है।
देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द बिजनेस डील्स इन द गुड्स ऑफ डेली यूज इट्स प्रॉफिट इज स्टेडी, तो प्रॉफिट हमेशा थोड़ा थोड़ा करके आता रहता है, मतलब प्रॉफिट कम नहीं होता है, लाइन बाय लाइन चलते रहता है। एज द डिमांड फॉर दिस गुड्स स्टेबल सच द बिजनेस विल हैव मोर गुडविल, बट इफ ए बिजनेस डील्स इन द फैंसी गुड्स इट्स प्रॉफिट विल बी अनसर्टेन एंड सच विल ऑफ द गुडविल इज विल बी लीस्ट। याद रखना, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक, मान लो कि मैं ऐसा सामान बेच रहा हूँ जो बाजार में कोई बेच नहीं रहा है, मैं एक ऐसा सामान बेच रहा हूँ कि बाजार में कोई बेच नहीं रहा है। मान लो कि मैंने एक ऐसा कार बनाया, जो जमीन पे उड़ रहा है, जमीन पे उड़ेगा नहीं, जमीन पे चल रहा है, पानी में तैर रहा है, आसमान में उड़ रहा है। मैंने एक ऐसा कार बनाया, ठीक है। तो मैंने एक ऐसा कार बनाया, तो ऑब्वियसली बात है ऐसा बनाने वाला कोई नहीं है मार्केट में, तो ऑब्वियसली बात है मैं ही बनाने वाला हूँ, मैं ही इसे बेच रहा हूँ, तो क्या होगा, मेरा गुडविल मार्केट में ज्यादा होगा, कोई गुडविल किसी का नहीं होगा, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक एंड राइट, क्या लगे, इफ ए बिजनेस एंजॉय द मोनोपोली मार्केट इट विल एश्योर द प्रॉफिट, सिमिलरली इट्स होल्ड द स्पेशल राइट सच एज पेटेंट द कॉपीराइट ट्रेडमार्क इट विल हैव मोर गुडविल। याद रखना। फिर रिक्स, बोलते हैं रिक्स है तो क्या रिक्स है तो इक्स है, हाँ ठीक है। तो रिक्स इन्वॉल्व, इफ देर इज ए मोर रिक्स, अगर मान लो ज्यादा रिक्स है तो देखो, इफ देर इज ए मोर रिक्स इन्वॉल्व इन द बिजनेस द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी लेस। मान लो मैं गुटखा बेच रहा हूँ, क्या बेच रहा हूँ, गुटखा, मैं क्या बेच रहा हूँ, गुटखा बेच रहा हूँ। अब गुटखा में ऐसा होता है ना कि कब पुलिस रेड मार दे या कब गुटखा बैंड हो जाए, कभी कोई बता नहीं सकता। इसमें गुडविल क्या होगा, इसमें मेरा गुडविल अच्छा कभी भी बन नहीं पाएगा, ठीक है। अगर मतलब ऐसा गुड्स का डील करो जो रिक्सी आइटम है, इसमें गुडविल कभी भी बनेगा नहीं। कब खराब हो जाएगा, ओब्वियसली खराब हो जाएगा, बनने वाला तो नहीं है। फिर सुपर प्रॉफिट, मतलब जब मेरा सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। जब मैं नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा पैसा कमा लेता तो मेरा क्या होता है, सुपर प्रॉफिट होता है। मैंने बताया हुआ है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल। देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिमाग में बहुत आ रहा होगा, बट तुम लोग उसे देख नहीं, दिमाग से देखोगे बस, तुम्हारा दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, बस तुम लोगों ने उसे गौर नहीं किया। ये सब देखो, व्हाई गुडविल इज एडजस्टेड इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब देखो हम लोग गुडविल को एडजस्ट क्यों करते हैं, हम लोग देखो why goodwill is adjusted in case of change in profit sharing ratio amongst the existing partner। हम लोग गुडविल को एडजस्ट क्यों करते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर में, तो इसका आंसर क्या है, ये कभी तुम लोगों ने सोचा है क्या? सोचा नहीं है तो आज सोचने में मैं मजबूर कर दूंगा, ठीक है। तो क्या होता है, why goodwill is adjusted in case of the change in profit sharing ratio। जब पीएसआर में चेंजेस आता है तो गुडविल को एडजस्ट क्यों करते हैं, बताइए। तो इन केस ऑफ द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर गुडविल इज एडजस्टेड बिकॉज गेनिंग पार्टनर एक्वायर्स ए पार्ट ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट फ्रॉम द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। देखो सिंपल सा बात है, मान लो एक्स जो तुम लोग का नहीं है, एक्स वाई जेड का बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। लेट्स सपोज ऐसा है, ठीक है, 2:1। मान लो 2:2 नहीं, एक मिनट, मान लो एक्स वाई एंड जेड 1:1, ठीक है। तो इन लोगों ने 10 इयर्स बिजनेस चलाया, इन लोग तीनों मिलकर कितना 10 इयर्स बिजनेस चलाया। मान लो इन्होंने स्टार्ट किया बिजनेस, लेट्स सपोज 2010 में एक्स वाई जेड ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया और इन्होंने 2020 तक बिजनेस चलाया एकदम कंटिन्यूसली। और अब ये लोग एक्स वाई जेड ने ये डिसाइड किया, अब 2020 के बाद हम लोग के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मतलब अब एक्स वाई एंड जेड के बीच प्रॉफिट शेयरिंग होगा 2:1। पहले तो इक्वली, अभी तक 2:1 हो गया। तो देखो सिंपल सा बात है कि 10 साल पहले इन लोगों के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1। अब 10 साल बाद इन लोगों के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, 2:1। देखो 10 साल तक एक्स वाई जेड ने बहुत ज्यादा मेहनत किया, इक्वली मेहनत किया, ठीक है, इक्वली मेहनत किया। तो ऑब्वियसली बात है इन्होंने जब तीनों एक साथ मेहनत किया तो इन लोगों ने मिलकर ही क्या किया, गुडविल मान लो कमाया। इन लोगों ने तीनों ही मिलकर क्या किया, गुडविल कमाया। तो जब मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, मतलब न्यू रेशियो होगा, तो उस टाइम में क्या हो रहा है, जेड को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्योंकि जेड इन लोगों को ज्यादा रेशियो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, जेड को उल्टा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इन लोगों को प्रॉफिट में ज्यादा हिस्सा मिल रहा है। तो उस टाइम में जो मान लो गुडविल एक्स वाई जेड ने मिलकर कमाया था, तो उस गुडविल का पैसा
एक्स वाई को किससे, जेड को देना पड़ता है। मतलब एक्स और वाई ने क्या किया, गेन किया या नहीं किया, गेन किया। मतलब इन लोगों के पास जब प्रॉफिट का हिस्सा ज्यादा होगा, क्या होगा, प्रॉफिट का हिस्सा ज्यादा होगा, ठीक है। और जेड ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया है। तो एक्स और वाई जो पार्टनर ने गेन किया है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उस गुडविल का पैसा को जेड को देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों के बीच प्रॉफिट शेयरिंग क्या हो गया, ज्यादा हुआ है, नहीं हुआ। तो इसीलिए गुडविल को क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर, ठीक है। देखो क्या लिखा, इन केस ऑफ द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंगस्ट द एग्जिस्टिंग पार्टनर गुडविल एग्जिस्टेड बिकॉज गेनिंग पार्टनर एक्वायर्स फ्यूचर प्रॉफिट फ्रॉम द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। हेंस द गेनिंग पार्टनर मस्ट कंपनसेट। देखो गेनिंग पार्टनर वाले एक्स वाई गेनिंग कर रहे थे, ज्यादा शेयर्स में उन लोगों का हिस्सा था, ठीक है। उन लोगों को कंपनसेट करना पड़ता है, किसे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, बाय पेइंग द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, व्हाई एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड एट द टाइम ऑफ द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंगस्ट द एग्जिस्टिंग पार्टनर। सिर्फ फिर क्यों एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू किया जाता है एट द टाइम ऑफ द चेंज इन पीएसआर? सिंपल सा लॉजिक, ऐसे देखो, मान लो सिर्फ वही एग्जांपल, एक्स वाई दे 3 पार्टनर, इन लोगों ने 10 साल तक बिजनेस चलाया। 2010 में इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था, अब हो गया 2020, मान के चलो 10 साल तक इन्होंने बिजनेस चलाया। अब ये सोच रहे कि हम लोग के बीच रेशियो क्या होगा, एक्स वाई जेड के बीच रेशियो क्या होगा, 2:1। पहले क्या था, 1:1:1। तो एक्स वाई जेड ने 10 साल पहले जो भी एसेट्स खरीदा था, 10 साल पहले जो भी एसेट्स खरीदा था, अब 10 साल जब खत्म होगा तो कोई एसेट्स का वैल्यू घटेगा तो कोई एसेट्स का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो जो एसेट्स बढ़ेगा, जो एसेट्स घटेगा, तो ओल्ड एग्रीमेंट में लिखा था ना कि रेशियो ये होने वाला है। तो जो भी एसेट घट रहा है या जो भी एसेट्स बढ़ने वाला है आफ्टर 10 इयर्स बाद, तो उसे ओल्ड पार्टनर को ही दे देना चाहिए। इसलिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज को क्या करते हैं, रीवैल्यू करते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि देखो जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो तीनों पार्टनर मिलके कमाए थे 10 साल के अंदर में, तो उसीलिए जब 10 साल के अंदर में जो भी उन लोगों ने कमाया है, तो आफ्टर 10 इयर्स होने के बाद भी जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज होगा तो उसका वैल्यू या तो घटा होगा या तो बढ़ा होगा। तो जो घटेगा या बढ़ेगा तो उसको सबको किसको मिलना चाहिए, ओल्ड पार्टनर को मिलना चाहिए ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो देखो इसलिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज को क्या करना चाहिए, रीवैल्यूड करना चाहिए। देखो at the time of the change in the profit sharing ratio amongst the existing partner, assets and liabilities are revalued because change in the value of assets and liabilities belongs to the period prior means before to the change in the profit sharing ratio. Hence the must be shared by the partner in this all profit sharing ratio. याद रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट होगा सेम, y reserves surplus, क्या लिखा हुआ है, y reserve surplus distributed at the time of the reconstitution of the partnership firm। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब देखो इसमें सिंपल सा बात है, इसमें एडमिशन रिकॉन्स्टिट्यूशन एडमिशन भी आ गया, डेथ भी आ गया, रिटायरमेंट सब आ गया, ये नहीं गया। तो या तो क्वेश्चन तुमको ये बोल सकता है व्हाई रिजर्व एंड सरप्लस आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट द टाइम ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चाहे क्वेश्चन तुमसे ये भी बोल सकता है व्हाई रिजर्व एंड सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ द पार्टनरशिप। जब पार्टनर का एडमिशन होता है तो रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया जाता है, रिटायरमेंट में रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया जाता है। इसका भी सिंपल सा रीजन है कि देखो ओल्ड पार्टनर ने मेहनत किया है तो ओल्ड पार्टनर को मिलना चाहिए रिजर्व एंड सरप्लस में हिस्सा, तो इसीलिए इसे क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। सिंपल सा बात है, एक्स वाई जेड ने 10 साल तक मेहनत किया है, ठीक है, उन लोगों के बीच रेशियो 1:1 था ओल्ड रेशियो, ठीक है। जब 10 साल मेहनत किया और 10 साल बाद जब रेशियो चेंज हो रहा है तो रेशियो चेंज होने से पहले जो भी प्रॉफिट एंड लॉस था बिजनेस में उसे क्या करना चाहिए, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देना चाहिए, क्योंकि वो उन लोग का उन लोगों ने मेहनत करके कमाया। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट द टाइम ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म बिकॉज इट इज ऑन द प्रीवियस ईयर, इसे प्रीवियस ईयर में कमाया गया है, ठीक है, एंड बिलोंग्स टू द ओल्ड पार्टनर, इसीलिए किसको मिलना चाहिए, ओल्ड पार्टनर को मिलना चाहिए। सो इट डिस्ट्रीब्यूटेड द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, दैट्स इट। ये था हम लोग का चेंज इन पीएसआर का थ्योरी, ठीक है। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलता है हमारे नई वीडियो में जहां पे मैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। Thank you guys for watching this video. Please guys like, comment, share and subscribe to our channel and और याद रखो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करो। यहाँ पे मैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ और आने वाला टाइम में जो हमारे आसाम बोर्ड के जो भी स्टूडेंट है, एसएक के जो भी स्टूडेंट है क्लास 12 के, मैं सेल्समैनशिप भी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। मिलते हैं हमारे नई वीडियो में।